हेलो। तो हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि हर एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अरेंज द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब मैंगनीज के ऑक्साइड्स आपको दिए हैं और आपको उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में अरेंज करना है। अब इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक लगता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मैंगनीज की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती है ऑक्साइड्स में, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो सिंपल सा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल सा आंसर अपना क्या हो जाएगा, देखो अगर Mn2O7 में देखें तो यहाँ पर मैंगनीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस Mn2O7 की होने वाली है। सिमिलरली अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नॉट एम प्लस टू टू एम, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है ना, वैल्यूज विद द नेगेटिव साइन ऑफ द 4 सक्सेसिव एलिमेंट्स क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। आपको यहाँ पर क्या बोला है कि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 मेटल्स हैं, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है। तो उसमें आपको एक्चुअल में ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपको याद ही रखना होता है। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑर्डर डायरेक्टली याद रखना होता है। आप बोलेंगे तो मैं इसके आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में यहाँ पर कमेंट लिखना पड़ेगा कि आपको एक ट्रिक चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप इसका ऑर्डर याद रखेंगे। तो MnCrFeCO ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई नॉट एम प्लस थ्री टू एम प्लस टू, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है ई नॉट एम प्लस थ्री, एम एन प्लस थ्री से एम एन प्लस टू, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, इज हाईली पॉजिटिव देन दैट ऑफ द Cr प्लस थ्री Cr प्लस टू, यानी किसके कंपैरिजन में, ई नॉट Cr प्लस थ्री Cr प्लस टू के कंपैरिजन में ई नॉट एम एन का जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, और Fe प्लस थ्री टू प्लस टू, और किसका, ई नॉट Fe प्लस थ्री टू प्लस टू, इसके कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा इसका रीजन क्या है। तो रीजन अपन अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम देखें कि Mn प्लस थ्री की जो वैल्यू है, या Mn प्लस थ्री के लिए Mn प्लस टू की जो आयनेशन एनर्जी है, या Mn प्लस टू जो Mn प्लस थ्री में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मच लार्जर ड्यू टू द स्टेबल D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द Mn प्लस टू। Mn प्लस टू का D5 कन्फिगरेशन होने की वजह से Mn प्लस टू से प्लस थ्री में जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनाइड एलिमेंट इज फॉल्स। मतलब आपको बताना है कि लेंथेनाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे चारों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आने चाहिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल लेंथेनाइड्स आर हाईली डेंस मेटल्स। आपको बताना है गलत क्या है, फॉल्स क्या है, वो बताना है आपको। तो पहला है कि यह हाईली डेंस होते हैं क्या मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कि मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट इज प्लस थ्री। मतलब यहाँ पर जो ज़्यादातर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस थ्री होती है क्या। फिर लेंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड।
तो आपको ही बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। और चौथा, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट स्टीडीली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन डी को अगर अपन देखें तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से जो लैंथेनाइट्स की जो साइज होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। और ये बोल रहा है कि जो रेडियस है, जो साइज है, वो इंक्रीज होती है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे बात समझ में? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। अब किसी भी कंपाउंड, किसी भी डी ब्लॉक कंपाउंड के कलर होने का क्या कारण होता है? मेनली कारण होता है डी डी ट्रांजिशन, है ना। डी और डी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, इस वजह से उसमें कलर आते हैं। तो आपको ये देखना है कि कहाँ डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और जहां पर डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है वहां पर कंपाउंड्स कलरलेस हो जाते हैं। तो अब अगर अपन चारों कंपाउंड्स में देखें तो Ag2SO4 में Ag प्लस आयन है, ठीक है ना। CuF2 में Cu+2 आयन है, Mg+2 आयन है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि कलर्ड कौन सा है, तो आपसे जिसमें डी डी ट्रांजिशन होगा वो कलर्ड हो जाएगा। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर +2 स्टेट में जो होता है वो आपका डी डी ट्रांजिशन शो करता है। अगर ये डी डी ट्रांजिशन शो करेगा तो ये कलरफुल हो जाएगा। ओके बेटा, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। जैसे CuCl है, CuCl में क्या है? CuCl में Cu+ आयन है जिसमें D10 कन्फिगरेशन होता है। अब D10 कन्फिगरेशन होता है या D0 कन्फिगरेशन होता है तो उसमें कलर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लेंथेनाइट्स। अब लेंथेनाइट्स पे इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है और आपसे बोला है कि इन सब में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट है the basic strength of hydroxides of lanthanide increases from LaOH whole thrice to LeOH whole thrice। आपको बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि लेंथेनाइड आयन Lu+3 Yb+2 और Ce+4 आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखो, किसी भी आयन का मैग्नेटिक नेचर अपन उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। तो अब यहां अगर अपन देखें तो इन सब के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आने चाहिए। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट कोई भी हो आपका पीरियोडिक टेबल में, सबके आपको सही सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आने चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, तो उसको भी अपन सीख सकते हैं बाकी किसी वीडियो में। बाकी आप यहाँ पर अभी आपको ये बताना है कि डायमैग्नेटिक होगा अगर उसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके बेटा, तो यहां पर आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर ओनली बी स्टेट जो है, सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है ना। यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यानी यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसको अपन आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इसमें इन्होंने एक रीजन भी अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अक्रॉस लेंथेनाइड्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, आयनिक रेडियस Ln+3। Ln मतलब जो भी लेंथेनाइड्स हो रहे हैं उनको अपन कंबाइंडली Ln के नाम से जान रहे हैं। तो Ln+3 डिक्रीजेस फ्रॉम La+3 टू Lu+3। तो आयनिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है। अब आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी तो स्मॉलर आयन हैज हायर चार्ज डेंसिटी। मतलब जो स्मॉलर आयन होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको अपन फजान रूल से समझते हैं। तो फजान रूल से चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये OH माइनस आयंस को इजीली अट्रैक्ट करेगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, तो ये इजीली OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये बहुत मुश्किल से OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। तो इस वजह से क्या हो कि OH माइनस आयन को अगर रिलीज बहुत मुश्किल से कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर जो है ना वो नहीं पाया जाएगा, बेसिक कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा। तो द लेस OH माइनस आयन रिलीज बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनाइड्स में तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जो कि गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। Fe+3 ions are more stable than Fe+2 ions
बिकॉज आपको बताना है कि Fe+3 आयंस ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं Fe+2 के कंपैरिजन में। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सीधा सीधा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बेस बना लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें Fe+3 का, तो उसमें D5 कन्फिग्रेशन आ रहा है, यानी D5 और D10 आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। तो सिंस Fe+3 में D5 कन्फिग्रेशन है तो ये इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है Fe+2 के कंपैरिजन में, जिसमें D6 कन्फिग्रेशन है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स गेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स मेक्स मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, चाहे वो 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, उनके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक गुड क्या होते हैं बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो उसका एक जो कारण आपको ध्यान रखना है, अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और दूसरा इनके पास में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहां पर आप सारे तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड कर पाए। तो यहां पर क्या है, ये n-1 D1 to 10 NS0 to 2, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड जो होते हैं ना वो चार तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। अब आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद ही रखनी है, बस मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। मेटल में जब भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी, मेटल में जब भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी तो जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। बाकी इसके अलावा एम्फोटेरिक की भी अलग से ट्रिक होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनको अलग से याद रख लेते हैं। एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? अगर मेटल में +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएंगे। अगर मेटल में +1, +2, +3 स्टेट है तो वो हो जाएंगे बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और अगर मेटल में +4 है तो वो एम्फोटेरिक होता है। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको याद ही रखना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो, Cr2O3, Cr2O3, V2O5 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको बताना है सही या गलत कौन सा है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ठीक है। फिर इसके अलावा डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है इनमें। मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस ये भी शो करते हैं, ज्यादातर शो करते हैं। कुछ कुछ जो है वो कलर शो नहीं करते हैं, बाकी ज्यादातर कलर शो करते हैं। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विथ KOH। MnO2 फ्यूज्ड विथ KOH, फ्यूज का मतलब क्या होता है, उसको गर्म करना, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कलर्ड कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कलर्ड कंपाउंड आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। द प्रोडक्ट एंड द कलर इज। अब आपको ये क्या है कि एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन ही दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन का मतलब आपको क्या है कि रिएक्शन जो है ना वो याद रखनी है। MnO2 को अपन बोलते हैं पायरोलुसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलुसाइड। तो ये बेस से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। यहाँ पर अपन कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, और यहाँ पर O2 की जगह कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर अपन पायरोलुसाइड को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो K2MnO4 बनता है जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाउ वुड यू अकाउंट द फॉलोइंग। कोबाल्ट सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कहने का यह है कि कोबाल्ट सेकंड जो होता है वो स्टेबल होता है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कोबाल्ट प्लस 3 में जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोबाल्ट जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो प्रिफर करता है +3 स्टेट। तो ऐसा क्यों है कि वो +2 में तो स्टेबल है एक्वस मीडियम में, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाता है +3 में क्यों चला जाता है? तो उसका आंसर क्या है बेटा कि यहां पर आप ये देखेंगे कि जब भी कोबाल्ट जो +2 से +3 में जाता है तो उसकी जो उसकी अट्रैक्शन पावर है, यानी जो उसका Z इफेक्टिव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस हायर Z इफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है, हायर Z इफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि लिगेंड्स को पकड़ के रखता है। और दूसरा यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE भी बोलते हैं इसको, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट +3, और जिसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G6 कॉन्फ़िगरेशन इज हायर देन D7 अरेंजमेंट। तो दो कारण है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसका, ठीक है ना, कोबाल्ट +3 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोबाल्ट +2 से ज्यादा है, और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि इसकी CFSE की वैल्यू भी ज्यादा होती है। कोबाल्ट +3 की CFSE की वैल्यू कोबाल्ट +2 से ज्यादा होती है। CFSE मतलब जब भी ये जुड़ता है लिगेंड से तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। ऑल DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, क्या ये सही स्टेटमेंट है? ठीक है ना, यस ये सही स्टेटमेंट है। जो भी DNF ब्लॉक मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, ऑल DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड आयन, नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ कलर नहीं भी होता है इनमें कुछ में। और ऑल DNF ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, ये भी नहीं होता है, कुछ डायमैग्नेटिक भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट सही है कि ये सारे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, वेनेडाइल आयन, क्या लिखा है, वेनेडाइल आयन। वेनेडाइल आयन क्या होता है? तो आप याद रखेंगे VO+2 को अपन क्या बोलते हैं, वेनेडाइल आयन बोलते हैं। VO+2 को क्या बोलते हैं, वेनेडाइल आयन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। अब देखो, विथ फ्लोरीन वेनेडियम कैन फॉर्म VF5, क्या फ्लोरीन के साथ में वेनेडियम VF5 बना सकता है? यस बना सकता है, ठीक है ना। विथ क्लोरीन वेनेडियम कैन फॉर्म स्टेबल VCl5, नहीं, VCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज काफी बड़ा होता है, 5 क्लोरीन एक वेनेडियम के चारों तरफ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेनेडियम एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सोहेलाइड्स VOCl3, VOBr3 एंड फ्लोराइड्स VF5, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अपन याद भी रखेंगे इसको। नेक्स्ट आता है, विथ आयोडीन वेनेडियम कैन नॉट फॉर्म Vi5। अब Vi5 क्यों नहीं बनता है? Vi5 इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ V5+ एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ I-। तो ये क्या करेंगे, Vi5 बनता ही नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, V+5 और I- आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। आगे चलते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है E0 वैल्यूज फॉर स्कैंडियम +3 से +2 इज लो, ये वैल्यू लो क्यों होती है? अब ये लो और ये हाई का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो यहां पर हम ये देखते हैं कि देखो अगर आपसे पूछे कि लो है, वैल्यू लो क्यों है, तो ये लो कब होती है? जब आपके पास में स्कैंडियम +3, जैसे अगर अपन इसको लिखें स्कैंडियम +3, है ना, और स्कैंडियम +2, अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं और ये वैल्यू लो है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू क्या है बेटा, ये लो है। तो इसका मतलब ये है कि Sc+2 स्कैंडियम, तो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम +3+2 लो बिकॉज स्कैंडियम +3 हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबल। स्कैंडियम +3 बेसिकली स्कैंडियम +3 जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना।
तो हेंस इट हैज टेंडेंसी टू रिडक्शन। मतलब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं यहां पर, जैसे Li+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Li में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि Li+ जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है Li से, तो ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होते हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पर देखो E0 वैल्यू ऑफ Zinc+3 Zinc+2 इज हाई। अगर यहां पर हमने बोला कि जिसके लिए वैल्यू कम होती है, नेगेटिव होता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो डेफिनेटली इसमें Zinc+2 वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाई वैल्यू है। तो आपको बस इसमें क्या लिखना है कि Zinc+2 जो है इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से ये स्टेबल होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस में ऑब्जर्व होता है? तो आपको ये देखना है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनाइट्स में ऑब्जर्व होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथेनाइट्स कौन कौन से होते हैं, एक्टिनाइट्स कौन कौन से होते हैं। तो सीधा सीधा उसका अपन आंसर दे सकते हैं गैडोलिनियम Gd। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 इस पे आते हैं, नेम मेंबर ऑफ द लेंथेनाइट सीरीज। नेम मेंबर ऑफ लेंथेनाइट सीरीज विच इज नोन टू एग्जिबिट +4 स्टेट। कौन +4 स्टेट में रह सकता है? तो यहां पर अपन देखेंगे कि जो सीरियम है, जो कि क्या बेटा सीरियम है, ये आप याद ही रखेंगे, सीरियम जो है वो +4 में एग्जिस्ट करता है। सीरियम कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? +4 में एग्जिस्ट करता है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज। तो यस, ये एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज को बताता है। नेक्स्ट आपका द डिफरेंट रेडियाई ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम इज ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंट रेडियाई नहीं होती है, जर्कोनियम हाफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस क्या होती है बेटा? ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है ना? फिर शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक। यस, 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर काफी वीक होती है। देयर इज ए डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ एटम और आयन एज दे प्रोसीड फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेनियम। यानी डेफिनेटली क्या होता है बेटा, रेडियाई जो है ना वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट द द अससन बोल रहा है द एलिमेंट स्कैंडियम एंड यूट्रियम कॉल्ड रेयर मेटल्स। एक सेकंड रुकिए बेटा। यस बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन है द एलिमेंट्स स्कैंडियम एंड यूट्रियम आर कॉल्ड रेयर अर्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि यूट्रियम एंड स्कैंडियम, ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनको अपन रेयर अर्थ बोलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्कैंडियम एंड यूट्रियम आर रेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट। देखो यहां पर है ना, एक बात समझनी है कि इसको अपन रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे वर ओरिजिनली डिस्कवर्ड टुगेदर विद द लेंथेनाइट्स इन द रेयर मिनरल्स। मतलब इनको, इन दोनों मेटल्स को डिस्कवर किया गया था लेंथेनाइट्स के साथ में। दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि ये इनको रेयर अर्थ बोला जाता है। ठीक है ना? बाकी इसका रीजन ये गलत है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अससन एक कह रहा है यूरोपियम सेकेंड इज मोर स्टेबल देन सीरियम सेकेंड। मतलब EU+2 CE+2 से ज्यादा स्टेबल है।
फिर रीजन है सीरियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग। अब दो अलग अलग स्टेटमेंट और दिए हुए हैं आपको, तो यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम सेकेंड एंड सीरियम सेकेंड EU+2 है ना, और Ce+2 का आपको दिया हुआ है यहाँ पर। आप आराम से देख सकते हैं कि EU+2 में क्या है, एफ सबशेल इज हाफ फिल्ड है और ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो जहां पर हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसमें डेफिनेटली ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी EU+2 की इन कंपैरिजन टू Ce+2 के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अससन क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको इसके ऊपर जज करना है। ट्रांजिशन मेटल्स आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड कंपैरेटिवली लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ देयर आयंस। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि इनकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना, सॉरी, इनकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है। तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आयनेशन इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये ध्यान रखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। EU+2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गिव रीजन। EU+2 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि EU+2 एक्स इज strong reducing agent because it is readily oxidizes to more stable EU+3. EU+2 has stable half-filled F7 configuration, है ना। EU+3 is strong stabilized by the hydration enthalpy. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि EU+2 और EU+3 में देखो बेटा। अब EU+2 में क्या है बेटा, यहां पर आप देख रहे हो कि F7 कॉन्फ़िगरेशन है। अब F7 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और EU+3 में हाफ फिल्ड नहीं है। आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, F6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि ये बोल रहे हैं कि EU+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब EU+2 जो है EU+3 में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये कन्वर्जन क्यों होता है जबकि EU+2 अपने आप में स्टेबल है। तो उसका आंसर ये है कि EU+3 एक्वस मीडियम में, EU+3 एक्वस मीडियम में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो EU+3 की स्टेबिलिटी, दिस बिकम्स मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये स्टेबल क्यों हो जाता है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से EU+3 स्टेबल हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई यूरोपियम सेकंड इज मोर स्टेबल देन यूरोपियम थर्ड। तो ये भी अपन ये सीरियम सेकंड से यूरोपियम सेकंड इज मोर स्टेबल देन सीरियम सेकंड। तो यहां पर आप देखेंगे कि EU+2 इज मोर स्टेबल देन Ce+2। क्यों, क्योंकि EU+2 में F7 कॉन्फ़िगरेशन है और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि द कॉमन जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है सीरियम के कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो C+3 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और C+4 है और C+2 जो है रेयरली स्टेबल होता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि C+4 जो है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। C+4 क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये तुरंत क्या होता है, खुद को रिड्यूस कर देता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ध्यान रखना, इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं सीरियम की, +3, +4 एंड +2। +2 बहुत ही रेयरली स्टेबल होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, C+3। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज द डाटा टू गिव आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई गिविंग द रीजन।
आपको बताना है, ये डाटा आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको डाटा दिया हुआ है, और विच द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम Cr+2 और Fe+2, Cr+2 यानी क्रोमियम का +2 स्टेट और आयरन का +2 स्टेट में से आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों। और दूसरा है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 स्टेट एंड वाई। तो यहां पर देखो, जब भी आपको ये पता करना है कि Cr+2 और Fe+2 या कोई भी +2 आयंस में से रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी है, तो आपको यहां पे डाटा देखना चाहिए E0 M+32+2 वाला, M+32+2 वाला डाटा आपको देखना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। और जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन देखनी है, ध्यान से सुनना, जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन देखनी है तो आपको डाटा देखना चाहिए E0 M+22M का डाटा, ठीक है ना। तो अब यहां पर कैसे पता करते हैं, जैसे अगर अपन सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इस M+22M डाटा को देखेंगे। अब इसमें अपन को कैसे देखना है, तो इसमें हम बस ये देखते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल M+2 बनाती है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो यहां पर देखो जो है अगर अपन देखें यहां पर जैसे इसमें कि मोर पॉजिटिव वैल्यू E0 रिएक्शन विच मोर फिजिबल, तो यहां पर तो CO+2 जो है वो यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा Cr+2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। कैसे चेक किया, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि आपको +3 से +2 का डाटा देखना होता है, तो जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी है ना, उसके लिए जो आपका Cr+2 जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहां पर चेक कर सकते हैं Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज हीटेड। जब KMnO4 को हीट करते हैं तो क्या होता है, KMnO4 को हीट करते हैं तो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, K2MnO4 बनता है, MnO2 बनता है और O2 बनता है, ठीक है। MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं +7 स्टेट होती है, यहाँ पर +7 स्टेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं +6 स्टेट है, यहाँ पर देख रहे हैं +4 स्टेट है, तो ये +7 जो है +6 एंड +4 में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इट ड्यू टू, राइट द टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आपको ये बताना है, एक पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्जाम में, कि आपको बताना है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके अलावा इसकी वजह से क्या क्या चीजें अफेक्ट होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो देखो, द स्टीडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट with increase in atomic number is called lengthenite contraction। steady decrease in radius या size of ion as well as elements है ना in lanthanides, उसको बोलते हैं lengthenite contraction। it is caused due to the imperfect shielding of the nuclear charge by the 4f electron। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ imperfect shielding of 4f इलेक्ट्रॉन। फिर consequences of lengthenite contraction, इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो क्या क्या, पहला है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे हम बात कर रहे थे लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, तो उसका कारण क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरा, एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ 4D से ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई 4D और 5D की सिमिलर क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अगर अपन यहाँ पर साइज को देखें तो ये 4D का ग्राफ बनता है तो 5D का ग्राफ जस्ट इसके ऊपर ही बन जाता है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे यहाँ पर जर्कोनियम की रेडियस जो है हाफनियम के जस्ट बराबर हो जाती है, ठीक है ना, उसका कारण भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही है। NB एंड TA एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, गिव रीजन। NB एंड TA, NB क्या होता है, TA क्या होता है कौन कौन से एलिमेंट है NB एंड TA। NB एंड TA जो है वो पूछा है आपसे कि NB एंड TA
एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी गिव रीजन। तो इसका कारण क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। आप देखें पीरियोडिक टेबल में एनबी और टीए की पोजीशन, तो एनबी आपका आप देखेंगे 4D सीरीज का एलिमेंट है, 4D सीरीज का एलिमेंट है। टीए आपका टेंटेलम आपका 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर जर्कोनियम और हाफनियम की रेडियस भी सेम हो जाती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है और इसी वजह से इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, अमॉन्ग द आयनिक स्पीसीज स्कैंडियम +3, सीरियम +4 एंड EU+2, EU+2। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि विच इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द गुड। अभी अपन पहले ही बात कर चुके हैं, Ce+4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड +3 होती है, तो +4 से ये +3 में कन्वर्ट होता है, तो खुद को रिड्यूस करता है, सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये गुड एनालिटिकल रिएजेंट भी होता है। Cerium+4 इज ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट, क्योंकि ये सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है ना। नेक्स्ट अपन आते हैं, C+4 इज ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट वाई। अब आपसे पूछा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि Cerium+4 एक गुड एनालिटिकल रिएजेंट है, क्यों? अब ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सा रीजन देखो। अब देखो एनालिटिकल रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी कंटेनर में Fe+2 आयन बना, Fe+2 आयन बना। अब Fe+2 आयन कितना बना उसका हम पता नहीं कर सकते हैं। अब इसका पता करने के लिए अपन इसमें बाहर से क्या डालते हैं? Cerium+4 डालते हैं। अब Cerium+4 क्या होता है? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, और सिस्टम का यहाँ पर कलर चेंज होने लगता है, रिएक्शंस का कलर चेंज होने लगता है। तो और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि Cerium+4 जो होता है वाटर से बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, या वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो वाटर से रिएक्शन नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है ना गुड एनालिटिकल रिएजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज रिएक्शन इज कंट्रोल्ड एंड सेलेक्टिव, यानी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है तो सिलेक्टिव हो गया। Cerium+4 गिव एक्यूरेट टाइट्रेशन रिजल्ट, हेंस गुड एनालिटिकल रिएजेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ मेटल इन थर्ड इन 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ सेकंड 4D सीरीज। ये तो अपन बात ही कर चुके हैं। देखो यहाँ पर बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं अपन, नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स मच हार्डर एंड देन अल्कली मेटल। अब ये हार्डनेस क्यों आती है? क्योंकि अगर एटम्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो हार्डनेस आ जाती है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेटल्स में अब मेटल के बीच में अच्छी बॉन्डिंग क्यों होगी? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो डी ब्लॉक होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से मेटलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है और दे बिकम हार्डर, ठीक है ना। तो यहां पर ये कारण है इसका। हाउ इज अ पोटेशियम परमैग्नेट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैब में पोटेशियम परमैग्नेट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या होता है? लैब में Mn+2 से बनाते हैं अपन। Mn+2 की रिएक्शन H2O8 -2 से करवाते हैं, MnO4 माइनस बनता है, और इस रिएक्शन के थ्रू क्या होता है बेटा? आपका KMnO4 लैब में बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं लैब में, तो उससे KMnO4 बन जाता है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीसी फ्रॉम A to C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड देन राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। आपको ब्लैक सॉलिड A पहचानना है, उसमें KOH O2 मिलाना है, उससे फिर B बनेगा, B का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो C बनता है।
तो एक्चुअल में यहाँ पर देखो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जो MnO2 है वो आपका ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड, ठीक है ना। फिर ये K2MnO4 बनता है, फिर यहाँ पर KMnO4 बनता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होती है, ठीक है ना, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कैथोड और एनोड पर यहाँ पर पर्पल कलर का क्या बनता है, MnO4 माइनस बनता है। Then scandium is a transition element but calcium is not. बट स्कैंडियम तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट कैल्शियम नहीं है। अब कैल्शियम तो आपका कैल्शियम कैसा मेटल है बेटा, कैल्शियम कैसा है बेटा, कैल्शियम आपका कैसा है, ये कैल्शियम आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। कैल्शियम कैसा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना, मतलब इनके इनके डी ऑर्बिटल्स जो है ना वो आपके पार्शियली फिल्ड नहीं होते। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर अपन आगे भी बढ़े तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खास बात होती है कि इनके डी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मेटल मेटल बॉन्डिंग मोर एक्सटेंसिव 4D इन 5D सीरीज देन 3D सीरीज। तो 3D और 3D के कंपैरिजन में 4D और 5D की जो आपकी मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव क्यों होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है बेटा, उसका कारण है कि यहाँ पर इन 4D एंड 5D मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, द D ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड कंपेयर टू 3D ऑर्बिटल्स। देखो लार्जर ऑर्बिटल ओवरलैप मोर एफिशिएंटली, जितना बड़ा एटम का ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग, यानी वो एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से वो बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा बेटर ओवरलैप लीड टू स्ट्रॉन्गर मेटल मेटल बॉन्डिंग। इन 3D द डी ब्लॉक एलिमेंट स्मॉलर एंड ओवरलैप लेस, सो मेटल मेटल बॉन्डिंग इज वीकर। तो ये ध्यान रखना 4D और 5D में मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई Mn+3 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इजीली। तो Mn+3 डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों होता है इजीली। तो देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Mn+3 में क्या होता है बेटा, D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। Mn+3 में क्या होता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। Mn+2 में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हाफ फिल्ड होता है। तो देखो यहां पर क्या है कि Mn+3 जो है ना वो Mn+2 में नेचुरली जाना चाहता है। मतलब ये जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है ये D5 में नेचुरली जाना चाहता है। अब ये तो आपका क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा रिडक्शन। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं केवल रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि Mn+3 के पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो Mn+3 के दो आयंस आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। तो एक Mn+3 जो है ना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको ले लेता है, ठीक है ना। तो जो लेता है वो तो +2 में कन्वर्ट हो गया और जो देता है वो +4 में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब बाहर से कोई एलिमेंट, ये जो आयन है इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये अंदर ही अंदर आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करता है। इसी वजह से यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है।